अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑनलाइन लेक्चर के साथ हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एज अ रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स। और आज रेडियो एक्टिव ट्रेसर का यूज हम करेंगे इन रेडियोथेरेपी। स्टूडेंट्स, आखिर रेडियोथेरेपी है क्या? रेडियोथेरेपी इज द प्रोसेस इन विच डिजीज कैन बी क्योर्ड बाय यूजिंग अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, जिसमें आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यूज करके डिजीज का इलाज करते हैं। इसे हम कहते हैं रेडियोथेरेपी। तो ये हमारे पास था रेडियोथेरेपी। यहां पर मैंने लिखा है कि ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज यूजिंग रेडियो आइसोटोप। आपने रेडियो आइसोटोप को यूज करना है और बीमारी का इलाज करना है। इसको हम कह देते हैं रेडियोथेरेपी। अब रेडियोथेरेपी इज द प्रोसेस इन विच वी कैन treat a disease, we can recognize and treat a disease using a radioactive substances, using a radioisotopes is known as a radiotherapy. अब रेडियोथेरेपी में हमारे पास सबसे पहला यूज जो आता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास आ जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, मतलब ग्योटर, जिसे हम गिल्लड़ की बीमारी भी कहते हैं। ग्योटर कैन बी ट्रीटेड यूजिंग अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। हम देखते हैं कि अक्सर जिस बंदे को ये थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम होती है, जिस बंदे को ग्योटर की प्रॉब्लम होती है, उसकी नेक पे एक साइड पे स्वेलिंग हो जाती है और उसकी गर्दन एक साइड पे हो जाती है। ये असल में होता क्या है? बेसिकली आयोडीन की कमी की वजह से भी ये हो जाती है और आयोडीन के अजाफे की वजह से भी ये हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, अ पेशेंट विच इज सफर्ड बाय अ ग्योटर, अ पर्सन विच इज सफर्ड बाय अ थायराइड ग्लैंड, हम उसके जिस्म में इंजेक्ट कर देते हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन 131। अब जो रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 जब आप उसको खिलाते हैं तो उसका ये जो मैलिग्नेंट पार्ट होता है, ये जो सोजश वाला हिस्सा होता है, ये क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जब आयोडीन उसमें एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है तो ये क्या करता है, उसके जो सेल्स हैं, जो न्यूमरस हो चुके हैं, जो ह्यूज हो चुके हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। एक तो हमें पता चल जाता है कि वो प्रॉब्लम किस हद तक है, और दूसरा उसका इलाज भी शुरू हो जाता है। तो सिंपल क्या था कि आयोडीन 131, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ आयोडीन 131 इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ ग्योटर बिकॉज it is absorbed in the malignant part or in a thyroid gland. ये thyroid gland में क्या हो जाता है, जज़ब हो जाता है। When it is absorbed then it can destroy the thyroid gland. तो ये क्या करता है, उसको तोड़ना शुरू कर देता है। उसके जो न्यूमरस सेल्स हैं, जो ह्यूज सेल्स हैं, बड़े सेल्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। इस तरीके से हम इलाज करते हैं थायराइड ग्लैंड का। तो मैं यहाँ पे यही लिख रहा हूं कि रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्योटर। जो आयोडीन 131 है वो ग्योटर के इलाज में क्या होता है, इस्तेमाल होता है। क्योंकि मैंने बताया कि रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 इज एब्जॉर्ब्ड बाय द थायराइड ग्लैंड। ये जो है, ये थायराइड ग्लैंड में जज़ब होना शुरू हो जाता है। जब ये उसमें जज़ब होना शुरू हो जाता है, इट कैन डिस्ट्रॉय द एबनॉर्मल पार्ट। तो ये जो एबनॉर्मल टिश्यूज होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, उनको तोड़ना शुरू कर देता है। मतलब बिकॉज when it is absorbed it emit a radiations। तो ये क्या करता है, रेडिएशंस इमिट करता है, विच इज मोस्टली अ बीटा रेडिएशंस। और वो रेडिएशंस क्या करती हैं, वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं एबनॉर्मल टिश्यू को। दैट्स व्हाई यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ ग्योटर। इसीलिए हम आयोडीन 131 को गिल्लड़ की बीमारी या ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की बीमारी में इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, दूसरा था हमारे पास इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब ये जरा और कीजिएगा, कैंसर की ट्रीटमेंट में हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। आयोडीन 131 तो हमने यूज किया ग्योटर के इलाज में। अगर अब हम कैंसर का इलाज करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम अदर आइसोटोप को यूज करेंगे, जो कि हमारे पास रेडियो फास्फोरस भी हो सकता है, फास्फोरस 32 भी हो सकता है, स्ट्रोंशियम 90 भी हो सकता है, और हमारे पास कोबाल्ट भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है, नेक्स्ट में मैं यही लिखूंगा कि इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, हम इसको कैंसर की
इलाज में भी इस्तेमाल करते हैं, इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ कैंसर सेल और अ कैंसर ग्रोथ। कैंसर ग्रोथ को रोकने के लिए भी हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको इस्तेमाल करते हैं। अब होता क्या है, कोबाल्ट 60 इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ कैंसर विद इन अ बॉडी। जो जिस्म के अंदर कैंसर मौजूद होता है स्टूडेंट्स, उसके इलाज के लिए हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं कोबाल्ट 60 को। मतलब कोबाल्ट 60 इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ कैंसर और अ मैलिग्नेंट टिश्यूज इनसाइड अ बॉडी। ये ट्यूमर्स हो सकते हैं, ये ट्यूमर्स की फॉर्म में हो सकता है, ये ब्लड क्लॉटिंग की फॉर्म में हो सकता है, और ये कैंसर सेल की फॉर्म में हो सकता है। उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आप क्या करते हैं, कोबाल्ट 60 को यूज करते हैं। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, अब जो कोबाल्ट 60 है, कोबाल्ट 60 बीटा रेडिएशन भी इमिट करेगा और गैमा भी। ये रेडिएशन क्या करती हैं, हम इन रेडिएशन को उस हिस्से पे डालते हैं जहां पे कैंसर सेल की ग्रोथ हो रही होती है। जब आप इनको वहां पे रेडिएट करते हैं, वहां पे इंसिडेंट करते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो ये जाके उन सेल्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब ये उन सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इस तरीके से जो है वो ग्रोथ जो है वो कैंसर की वो रुक जाती है स्टूडेंट्स। अब बताएंगे आप, कोबाल्ट 60 इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ कैंसर इनसाइड अ बॉडी। जिस्म के अंदर जो कैंसर मौजूद है उसको ट्रीट करने के लिए हम कोबाल्ट 60 को यूज करते हैं, बिकॉज कोबाल्ट 60 इज अ बीटा एंड गैमा रेडिएशन एमिटर। व्हेन इट कैन इमिट अ बीटा रेडिएशंस or a gamma radiation having a high intensity, then it can destroy the malignant part inside a body. It can destroy the cancer cell which are present inside a body. जिस्म के अंदर जो कैंसर सेल मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, ये उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। That's why it is used in the treatment of a cancer inside a body. इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं उस कैंसर के इलाज के लिए जो जिस्म के अंदर मौजूद होता है। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है रेडियो एक्टिव फास्फोरस। हम रेडियो एक्टिव फास्फोरस क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं वेन्स के अंदर। ये क्या करती हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वेन्स में, उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। कोबाल्ट 60 तो आपने यूज किया था कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, जो था इनसाइड द बॉडी, और अब आप इस्तेमाल कर रहे हैं रेडियो फास्फोरस। रेडियो फास्फोरस स्टूडेंट्स ब्लड डिसऑर्डर लाइक ब्लड क्लॉटिंग, उस वेन्स में अगर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, रेडियो फास्फोरस को यूज करते हैं। और खास तौर पे एक हमारे पास रेडियो फास्फोरस का ये यूज भी है कि अगर स्किन कैंसर हो जाए, रेडियो फास्फोरस इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ स्किन कैंसर, एंड रेडियो एक्टिव फास्फोरस इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ ब्लड डिसऑर्डर लाइक अ ब्लड क्लॉटिंग इन अ वेन्स और इनसाइड अ बॉडी। बट रेडियो फास्फोरस इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ स्किन कैंसर। रेडियो एक्टिव फास्फोरस जो है वो एमीटर होता है, रेडिएशन एमीटर, और वो बीटा रेडिएशन एमीटर है। वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है ब्लड क्लॉटिंग को। जो रेडियो फास्फोरस है वो क्या करता है, स्किन कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके साथ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हम SR90 को भी यूज करते हैं। स्ट्रोंशियम 90 आल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ स्किन कैंसर। और ये जो दोनों हैं स्टूडेंट्स, ये बीटा रेडिएशन एमीटर है। ये बीटा रेडिएशंस को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, खारिज करते हैं। दैट्स व्हाई दीज वर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ स्किन कैंसर, एंड इट इज यूज इन द टू रिमूव द ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड द बॉडी और इन अ वेन्स। और ये वेन्स में जो मौजूद होती है ब्लड क्लॉटिंग की फॉर्म में जो ब्लड मौजूद है उसको रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इज द डिटरमाइनिंग द एज ऑफ रिसेंट ऑब्जेक्ट्स बाय रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड। रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड की मदद से स्टूडेंट्स 5000 साल, 10,000 साल पुराना, या 1000 years, 100 years, 200 years, 500 years, 50, मतलब इतना पुराना जो हमें लकड़ी का कोई टुकड़ा मिल जाए जमीन के नीचे से, या किसी भी जानदार का फॉसिल मिल जाए, बॉडी मिल जाए किसी जानदार की, या कोई बोन्स मिल जाए, या कोई स्टोन मिल जाए स्टूडेंट्स, तो उसकी जो एज है उसका पता हम लगाते हैं बाय रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग या by radio carbon dating. Radio carbon dating is the process in which we can determine how much old is carbon-14 present in that plant or in that stone or
इन अ रॉक और इन अ फॉसल। वो जो आपको फॉसल मिला है, वो जो टुकड़ा मिला है, वो जो रॉक का टुकड़ा है या जो स्टोन है या जो लकड़ी का टुकड़ा है या जो आपको फॉसल मिला है, किसी जानवर का ढांचा मिला है स्टूडेंट्स, हम चेक करते हैं कि उसमें कार्बन 14 कितनी पुरानी है। उसकी मदद से हम डिटरमाइन करते हैं उसकी एज को, और इसे कहते हैं कार्बन डेटिंग। लेकिन एक और तरीका भी है स्टूडेंट्स। फर्ज करें आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, पीस ऑफ वुड है, वो अलाइव भी था और अब वो जो जब आपको मिला है वो डेड फॉर्म में मिला है स्टूडेंट्स। हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि इसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 की रेशो क्या है। जब तक तो वो प्लांट अलाइव था उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 की रेशो इक्वल थी। दोबारा बता रहा हूं, ये कार्बन डेटिंग में हम क्या करते हैं, हम एज फाइंड करते हैं पीस ऑफ वुड की। हम चेक करते हैं कि इन अलाइव पार्ट एंड इन डेड पार्ट व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार्बन 14 टू अ कार्बन 12, कि कार्बन 14 और कार्बन 12 की रेशियो क्या होती है स्टूडेंट्स। एज मच एज द प्लांट इज अलाइव, जब तक वो जो पौधा होता है, जब तक वो लकड़ी थी, जब तक वो पौधा था, जब तक वो जिंदा था, द रेशियो ऑफ कार्बन 12 टू कार्बन 14 रिमेन सेम। उसमें जो कार्बन 12 की और कार्बन 14 की रेशियो थी स्टूडेंट्स, वो जो थी स्टूडेंट्स वो इक्वल थी। लेकिन जब पौधे को कट कर दिया जाता है, जब आप पौधे को काट देते हैं, तो काटने के बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, उसमें जो कार्बन 14 है उसकी रेशो कार्बन 12 की निस्बत कम होना शुरू हो जाती है। जब कार्बन 12 की निस्बत कार्बन 14 की रेशो कम होना शुरू हो जाती है तो हम चेक करते हैं कि कितने % कम हो चुकी है। इस मेथड से हम पता लगा लेते हैं कि व्हाट इज द एज ऑफ अ पीस ऑफ अ वुड, और व्हाट इज द एज ऑफ अ मैरीन एनिमल, व्हाट इज द एज ऑफ अ वेजिटेबल। आप इस किस्म से, या व्हाट इज द एज ऑफ अ फॉसल, व्हाट इज द एज ऑफ रॉक, व्हाट इज द एज ऑफ अ पीस ऑफ अ स्टोन, कि उस शय की जो एज है वो क्या हो सकती है। जस्ट वी कैन डिटरमाइन हाउ मच ओल्ड इज अ कार्बन 14 प्रेजेंट। लेकिन अगर आप वुड की बात कर रहे हैं तो वुड के केस में मैंने बताया देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, व्हेन प्लांट इज अलाइव और व्हेन प्लांट इज डेड। If we are going to determine the age of a piece of a wood, we can determine how much old carbon 14 is present. Number 1 method, we can determine how much old carbon 14 is present. It's known as carbon dating. By this method, we can determine the age of carbon. We can determine the age of a plant or a piece of a wood or animal, because we can determine the age of carbon 14. इसमें सिंपल ये समझिएगा कि आप कार्बन 14 की एज फाइंड कर रहे हैं, कि वो जितनी पुरानी है उस प्लांट की, उस वुड की, उस एनिमल की एज भी उतनी ही पुरानी है। ये तो पहला मेथड था। नंबर 2, वी कैन कंपेयर द रेशियो ऑफ कार्बन 16 टू अ कार्बन 12 एंड कार्बन 14। हम कार्बन 12 और कार्बन 14 की जो है वो रेशियो कंपैरिजन कर लेते हैं। और याद रखिएगा, एज द प्लांट इज अलाइव, the ratio of carbon 12 to carbon 14 remains same, but when plant is alive and it is as much same like CO2 in the atmosphere, जितनी आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की रेशो होती है उतनी ही जो है वो प्लांट अलाइव में भी जो है वो रेशो मौजूद होती है स्टूडेंट्स। नंबर 2, बट वेन प्लांट इज कट, जब आपने पौधे को काट दिया, ऐसे आपने इसको कट कर दिया, कट करने के बाद अब आप डिटरमाइन करना चाहते हैं इसकी एज क्या है, देन वी कैन डिटरमाइन द रेशियो ऑफ अगेन कार्बन 14 एंड कार्बन 12। तो हम अगेन 612 और 614 की रेशियो को फाइंड करते हैं। बट व्हेन प्लांट इज कट डाउन द कार्बन 14, द रेशियो ऑफ अ कार्बन 14 बिगन टू डिक्रीज। अब जो कार्बन 14 है उसकी जो रेशियो है वो कम होना शुरू हो जाती है। उसकी रीजन क्या है स्टूडेंट्स, जब आपके पास कार्बन 14 होता है, कार्बन 14 स्टूडेंट्स क्या करता है, ये बीटा रेडिएशन को इमिट कर देता है, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन 714 में, और यहां से ये इमिट कर देता है बीटा पार्टिकल्स। मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ इसी चैप्टर में, रेडियो एक्टिविटी वाले में, कि जब कोई भी एलिमेंट, कोई भी सब्सटेंस, जब कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट बीटा रेडिएशन को इमिट करता है, उसके एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा होता है, वो और एक नए एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और जब कोई भी एलिमेंट अल्फा रेडिएशन को खारिज करता है, उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होती है और मास नंबर में 4 की कमी होती है, और एक नया एलिमेंट वजूद में आता है। बट विद द एमिशन ऑफ अ बीटा पार्टिकल्स, जब बीटा पार्टिकल्स की एमिशन होती है अकॉर्डिंग टू अ ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ के मुताबिक
द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट सब्सटेंस इज इंक्रीजेज बाय 1 डिजिट। तो जो उस शय का एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट्स, उसमें एक दर्जे का इजाफा होता है, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू अ सम न्यू सब्सटेंस और सम न्यू एलिमेंट व्हिच इज carbon 14 when emit beta particles, then it is converted into a nitrogen 14 7. It means that how much decrease is in carbon 14? When carbon 14 decreases, it means that it shows beta emission, and when it shows beta emission, it is converted into nitrogen 714. तो नाइट्रोजन 714 की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और कार्बन 14 की रेशो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा इस इक्वेशन को कि विद द एमिशन ऑफ बीटा रेडिएशन कार्बन 614 कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन 714। तो आज का टॉपिक मैं अगेन विद इन अ मिनट रिवाइज करवा दूं कि हम वी आर गोइंग टू डिस्कस uses of radioactive tracers in radiotherapy, and radiotherapy is the process in which we can treat our diseases by using a radioactive substances. It is known as radiotherapy. Number one is the treatment of a thyroid gland. When a person is suffered by a thyroid gland or a goiter or a thyroid disorder, it is because both of the increase in iodine 131 और decrease in iodine, उसमें या तो आयोडीन का इजाफा भी हो सकता है और आयोडीन की कमी भी हो सकती है। तो उसके इलाज के लिए हम क्या करते हैं, उसको आयोडीन 131 खिलाते हैं, जो कि उसका जो थायराइड ग्लैंड होता है जो इस साइड पे हो सकता है और गर्दन पे सोजश आ जाती है, और जब ऐसा होता है तो उसका जो ग्लैंड है वो डिसऑर्डर हो गया। अब हम जब उसको आयोडीन खिलाते हैं तो वो नॉर्मल हो जाता है बिल्कुल। क्यों? वो जो सोजश होती है वो रिमूव होना शुरू हो जाती है। वो रिमूव कैसे होती है, वो जो थायराइड ग्लैंड होता है वो उसको जज़ब करना शुरू कर देता है आयोडीन को, और जब वो जज़ब होना शुरू हो जाती है तो उसके मैलिग्नेंट पार्ट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। नंबर 2 मैंने बताया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था कि ट्रीटमेंट ऑफ अ कैंसर, कोबाल्ट 60 को अगर आप यूज करेंगे तो तब यूज करेंगे अगर आपने व्हेन अ साइंटिस्ट और when a biologist going to destroy the cancer cell which are present inside the body, because it can emit gamma radiation, and gamma radiations have a high intensity and high energy, and it can destroy the cancer cell which are present inside a body. और उसके बाद रेडियोएक्टिव फास्फोरस जो है वो ब्लड डिसऑर्डर में स्टूडेंट्स खत्म करने के लिए, जिसको मैंने कहा था क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, आपके जिस्म में ब्लड की क्लॉटिंग हो गई, वेन्स की क्लॉटिंग हो गई, ब्लड की क्लॉटिंग वेन्स में हो गई तो ब्लड रुक जाता है, जिस वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो बायोलॉजिस्ट होता है या जो डॉक्टर होता है वो फिर क्या करता है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस को यूज करता है। और अगर रेडियो फास्फोरस यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है स्किन कैंसर है, इनसाइड द बॉडी नहीं है बल्कि आउटसाइड है, जो कि स्किन में कैंसर मौजूद है। और उसके लिए मैंने बताया कि आप स्ट्रोंशियम 90 को भी यूज कर सकते हैं इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, एंड दीज आर बीटा रेडिएशन एमिटर, और ये बीटा रेडिएशन को खारिज करते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो था हमारे पास कार्बन डेटिंग, और कार्बन डेटिंग में मैंने बताया कि 2 तरीके हैं आप डिटरमाइन करने के, हाउ मच ओल्ड इज कार्बन 14 प्रेजेंट, देन आल्सो द एज कैन बी डिटरमाइन ऑफ अ वुड, पीस ऑफ अ वुड और अ रॉक और अ पीस ऑफ अ स्टोन और अ फॉसिल विच आर फाउंड इनसाइड द अर्थ, जो जमीन के नीचे से निकल आया। या फिर मैंने बताया आप रेशो चेक करते हैं कार्बन 14 की किसके साथ, कार्बन 12 के साथ। जब तक तो पौधा जिंदा होता है उसमें कार्बन 14 और कार्बन 12 की रेशो एक जैसी होती है, जैसे कि एटमॉस्फेयर में CO2 की फॉर्म में मौजूद है। लेकिन स्टूडेंट्स जब आप उसको कट कर देते हैं तो कार्बन 14 की रेशो कार्बन 12 की निस्बत कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो कार्बन 14 है वो बीटा रेडिएशन एमिटर है, वो जैसे जैसे बीटा रेडिएशन एमिट करता है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, और उससे हम डिटरमाइन करते हैं व्हाट इज द एज ऑफ दैट पीस ऑफ अ वुड। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीजेस और इन रेडियोथेरेपी। हमारे आज के स्टूडेंट्स ये जो यूजेस थे वो आज मुकम्मल हो गए। आई थिंक 4 या 5 लेक्चर्स बन गए आप लोगों के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस टॉपिक के। नेक्स्ट इंशाल्लाह न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन होगा। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये आप लोगों ने कल तक कॉलेज में जो है होमवर्क आप लोगों ने जो है ये कॉलेज में जमा करवा के जाना है लाजमी, क्योंकि ये चेक होगा और आप लोगों को इसके मार्क्स दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।